हेलो स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम बात करेंगे आयंस की। रेडिकल्स क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स क्या हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या हैं, केटाइंस और एनाइंस क्या हैं, और साथ के साथ केमिकल फॉर्मूला मेकिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारा लेक्चर है आज का कि आयंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयंस की, और यहाँ मैंने एक टेबल बना रखा है पॉजिटिव रेडिकल यानी पॉजिटिव आयंस का। मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी। आपको ये टेबल और एक मैं एनायन का टेबल बनाऊंगी, वो टेबल आपको याद करना है, जिससे आप आसानी से कोई भी फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। तो आयंस की अगर हम बात करें तो आयंस क्या होते हैं। आयंस आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी आयंस क्या है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम रेडिकल्स भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम रेडिकल्स बोलते हैं। अब आपको पता है कि आयंस जो है वो दो तरह के होते हैं। आयंस कौन से दो तरीके के हैं, एक तो हमारे पास है केटायन और एक हमारे पास आता है एनायन। तो केटायन और एनायन की बात कर लेते हैं हम। केटायन क्या है, केटायन वो आयन है जो इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, केटायन। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बनता है। और दूसरी बात, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम केटायन कहते हैं। और ये जो है एनायन, ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने पर बनता है। यानी जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे केटायन बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। और नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। यहां एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूं आपको। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, फिर भी अगर आपने पढ़ा हो कभी तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई हमारे पास, 281। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू हैव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, Na पॉजिटिव। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसलिए उसके ऊपर कितना चार्ज आया, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह एनायन की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन है। क्लोरीन मेरे पास 17 नंबर पे है, 287। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। इसका नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, 288 बनना चाहता है। या फिर ये क्या बने, ये नियॉन की तरह एक्ट करे, 28। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो इसके लिए यहां आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए नेगेटिव चार्ज आया। जो भी स्पीशीज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो क्या, उसके ऊपर नेगेटिव साइन के साथ। अगर आपके पास जैसे ये Cl नेगेटिव आया है, इसी तरीके से O2 नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो इसी तरीके से जितना नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज के साथ वो ऊपर शो होगा। तो ये किस तरीके से बनते हैं मैंने आपको बता दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये हमारे पास केटायन बन गया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास एनायन बन गया। ठीक है, केटायंस को हम क्या कहते हैं, केटायंस को हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। अगर मैं इसको और नाम दूं तो इसे हम बेसिक रेडिकल्स भी कहते हैं। और जो एनायंस हैं इन्हें हम एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं। एनायंस को क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जैसे एनायन है, ये एनायन कैसे बनता है? एसिड से H पॉजिटिव आयन को रिमूव करके बनता है। जैसे HCl से जब हमने H पॉजिटिव को हटा दिया तो Cl नेगेटिव बना, यानी एसिडिक रेडिकल हो गया। जैसे NaOH से जब हमने ये पोर्शन जो है यहां से हटा दिया तो ये Na पॉजिटिव बना, तो ये जो कैटायन है वो माना जाता है बेसिक रेडिकल, और जो एनायन है वो क्या है? एसिडिक रेडिकल भी कहा जाता है। तो कभी आपके पास एग्जाम में एसिडिक और बेसिक रेडिकल का है तो आप क्या कह सकते हो कि बेसिक रेडिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये जो आयन्स हैं ये कितने तरीके के हो सकते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक आयन्स भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन्स भी हो सकते हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। तो अगर हम आयन्स को कैटेगराइज करें तो हमारे पास क्या आ गई? दो तरीके के आ गए ये, मोनोएटॉमिक आयन, मोनोएटॉमिक आयन और पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन आ गया मेरे पास। तो मोनोएटॉमिक आयन का मतलब है वो आयन जो सिंगल एटम से बना हो, विच कंटेन सिंगल एटम, उस आयन को हम क्या कहेंगे? मोनोएटॉमिक आयन। जैसे Na पॉजिटिव है, ठीक है, K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, हमने एनायन को भी ले लिया, कैटायन को भी ले लिया, तो इन्हें क्या कहेंगे? मोनोएटॉमिक। O2 नेगेटिव है, सिंगल एटम का है ये, तो इसको हम बोलेंगे मोनोएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, इसकी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है हमसे। पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या होते हैं? द आयन्स which consist of more than one atom, जिसमें एक वो आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं उसे पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अलग चीज है, पॉलीएटॉमिक आयन अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर आयन वर्ड लगा यानी चार्ज स्पीशीज आएगी, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो। अब इसको जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या आएगा? यहाँ पर जैसे सल्फेट है, कार्बोनेट है मेरे पास, ये मेरे पास सल्फेट आयन है, ये मेरे पास अमोनियम आयन है। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज भी यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो ये अमोनियम आ गया। देखो इसमें ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, यानी पॉली एटम, मोर देन 1 एटम है यहाँ पर क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन है, मोर देन 1 एटम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मोर देन 1 एटम है। तो ऐसे आयंस को हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। ठीक है, इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कंपाउंड रेडिकल्स। इनको क्या कहते हैं? कंपाउंड रेडिकल। और मोनोएटॉमिक आयन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिंपल रेडिकल। तो मैं साथ के साथ इनके दूसरे नाम भी आपको बता रही हूं कि रेडिकल की फॉर्म में अगर आप इसे पढ़ते हो तो सिंपल रेडिकल्स में आप पढ़ोगे मोनोएटॉमिक आयंस को और कंपाउंड रेडिकल्स में आप पढ़ोगे पॉलीएटॉमिक आयंस को। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, इनके एग्जाम्पल लिखिए, तो उसमें आप ये डेफिनेशन देखिए और ये एग्जाम्पल और जितने भी अभी हम करेंगे डिस्कस वो सभी एग्जाम्पल्स आपने वहां पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वैलेंसी क्या होती है। ये जो इनके ऊपर चार्जेस आ रही हैं, ये चार्जेस क्या हैं, कैसे पता चलता है किसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक छोटा सा टॉपिक वैलेंसी का टॉपिक जो है मेन टॉपिक ये 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। तो ज्यादा डिटेल मैं वहीं पर करवाऊंगी आपको क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वैलेंसी को समझना थोड़ा सा टिपिकल है। तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे हमने कहा कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव 1 चार्ज आता है, तो क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यानी कोई एलिमेंट
कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। और ये वैलेंसी यहां पर कैसे शो हो रही है, ये जो भी पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस एटम के ऊपर शो हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम वैलेंसी बोलते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 है। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1 है। कंबाइनिंग कैपेसिटी -1 क्या शो कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और यहाँ +1 चार्ज क्या शो कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, और नेगेटिव चार्ज इसका क्या शो कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो केटायन होता है, जो केटायन है हमारे पास, इसको रब कर देती हूं मैं, इसको निकालने का तरीका भी है जो कि मैं आपको 4th चैप्टर में डिटेल से करवाऊंगी। अभी हम जो केटायन है हमारा, केटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें, देखो हमने पढ़ा है ये, क्योंकि एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हम 4th चैप्टर में करेंगे। न्यूट्रल एटम की बात करें तो किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए वो एटम क्या होता है, वो न्यूट्रल कहलाता है, क्योंकि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे केटायन बना, तो केटायन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, स्टार्टिंगली उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। अब क्या होगा, अब उसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम का ही, तो यहाँ Na पॉजिटिव है, अब मेरे पास क्या है, सोडियम था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 विदाउट एनी चार्ज। और यहाँ प्रोटॉन भी कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन होता है। तो ये तो न्यूट्रल एटम है। जब ये Na पॉजिटिव में चेंज हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो कितने आ गए, 10, और प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे, 11। इसका मतलब जो केटायन होता है ये हमेशा लेसर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन्स। और एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन में क्या होगा, एनायन contains greater number of, more numbers of electrons as comparison to protons। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को शो करने का तरीका है। तो ये ई नेगेटिव मैंने जो शो किया ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर कैसे, अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये तो आ गया हमारे पास केटायन के लिए। एनायन के लिए देखें तो Cl नेगेटिव है। जब ये क्लोरीन था तो इसका एटॉमिक नंबर 17, तो यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके पास, 17, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 17। अब जब इसने Cl नेगेटिव बना दिया तो इलेक्ट्रॉन एक इसने गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 18 आ गए, लेकिन प्रोटॉन कितने रहे, 17 के 17 रहे। इसका मतलब है कि एनायन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन। और यहाँ एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि केटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, और एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बिगर साइज का होता है। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, रब कर देती हूँ इसे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो। अगर एटॉमिक साइज की बात करें, जिसकी बात हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करेंगे, केटायन जो है, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम समझ रहे हो, जिस न्यूट्रल एटम से वो केटायन बना है,
इसका मतलब क्या है कि अगर सोडियम है और सोडियम पॉजिटिव है तो सोडियम इज ग्रेटर देन, एटॉमिक साइज सोडियम का ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू Na पॉजिटिव, ठीक है। और एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। एनायन हमेशा बड़ा होगा किससे? पेरेंट एटम से। जैसे Cl नेगेटिव और Cl है तो Cl नेगेटिव जो है वो क्या है? बिगर है एज कंपेरिजन टू Cl। पेरेंट एटम मतलब न्यूट्रल फॉर्म में वो एटम जिससे वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयन बना है। तो आई होप कि ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसमें ज्यादा होंगे किसमें कम होंगे, ये बात भी मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करेंगे कि ये जो एसिडिक रेडिकल्स हैं और जो बेसिक रेडिकल है, क्योंकि हमारा इस लेक्चर का मेन मकसद है केमिकल फॉर्मूला बनाना। तो केमिकल फॉर्मूला हम कब बना सकते हैं? जब हमें केटायन और एनायन अच्छे तरीके से आते हो। तो यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है, मैं एक एक करके यहाँ पर इनके सिंबल्स और इनके ऊपर क्या चार्जेस है वो मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। जो चार्ज आएगा ऊपर इसका मतलब वो उसकी वैलेंसी है। अभी मैंने पॉजिटिव रेडिकल लिखे हैं, इसके बाद मैं आपको, क्योंकि इस पे बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं था तो मैं बाद में नेगेटिव रेडिकल्स भी लिखूंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स को याद करके फिर आप केमिकल फॉर्मूला सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे यहां देखिए मोनोवैलेंट का मतलब भी मैं बता दूं, मोनोवैलेंट लिखा है मैंने। मोनोवैलेंट का क्या मतलब है? मोनोवैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी जो है, मोनो का मतलब सिंगल, वैलेंसी कितनी हो? एक हो। बाईवैलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी वैलेंसी 2 हो। ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। तो यहां स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं तो हाइड्रोजन लिखा है हमारे पास। हाइड्रोजन, क्योंकि हम यहाँ केटायन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन वर्ड आपके पास आता है तो H पॉजिटिव, ठीक है। अमोनियम, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। अब आप देखिए अमोनियम आयन कहां से बना है? ये अमोनिया से बना है। अमोनिया होता है हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3। अमोनियम, ईएम वर्ड जहां पर भी लग जाता है इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। तो जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है तो अमोनिया से बनता है NH4 पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया इसलिए क्या कहलाता है? अमोनियम आयन कहलाता है, ठीक है। तो अमोनियम मेरे पास ये आ गया। सोडियम आयन अभी मैंने आपको बताया ये आ गया, मैं इसको सर्कल में करती जा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पोटेशियम K पॉजिटिव। क्यूप्रस, अभी मैं इसकी भी बात आपको बताती हूँ। क्यूप्रस का मतलब Cu पॉजिटिव। अर्जेंटस, अर्जेंटस मतलब सिल्वर, ठीक है, Ag पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। मर्क्यूरस, यहां आप ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूँ, Hg2 पॉजिटिव। अब यहाँ क्या है, बाकियों का तो ठीक है कि मोनोवैलेंट था तो यहाँ एक एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको बाईवैलेंट में शामिल क्यों नहीं किया गया? अब ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है कितने एटम के ऊपर है? 2 एटम के ऊपर है, यानी एक एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? +1 का पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया? Hg2 पॉजिटिव। कहीं मर्क्यूरस वर्ड अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? Hg2 ऊपर 2 पॉजिटिव। यहां ये जरूर लिखोगे Hg2, Hg पॉजिटिव मेंशन नहीं करोगे आप, ठीक है। अब बाईवैलेंट की अगर हम बात करते हैं तो बाईवैलेंट में हमारे पास क्या आ गया? बाईवैलेंट में हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव। जिंक Zn2 पॉजिटिव। प्लम्बस, प्लम्बस का मतलब है लेड, Pb2 पॉजिटिव। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक का मतलब है Cu2 पॉजिटिव। अर्जेंटिक का मतलब Ag2 पॉजिटिव। स्टेनस यानी Sn2 पॉजिटिव। फेरस यानी Fe2 पॉजिटिव। मर्क्यूरिक, अब मर्क्यूरिक में यहाँ Hg2 पॉजिटिव आएगा। इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर एटम +1 चार्ज आ रहा है, यहाँ पर एटम कितना आ रहा है? +2 चार्ज आ रहा है। बेरियम, बेरियम इज Ba2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको याद करना है। अभी इसमें मैं ये जो इक वर्ड लग रहे हैं, अस वर्ड लग रहे हैं, इनका मैं मीनिंग क्लियर करती हूँ। एल्यूमिनियम की बात करें तो आपको पता है एल्यूमिनियम 13 नंबर पे होता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ट्राईवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 है। फेरिक का मतलब Fe3 पॉजिटिव। क्रोमियम का जो आता है आयन Cr3 पॉजिटिव।
स्टैनिक इज SN4 पॉजिटिव, प्लम्बिक इज PB4 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां आप अगर ध्यान दो तो अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखा है, पढ़ा है कभी, तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, कौन से हैं जी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स? जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, इसलिए ज्यादा स्टडीज में नहीं आता। तो इन सभी का चार्ज कितना होगा? +1 होगा हमेशा। कहीं पर भी आ जाए तो हमेशा क्या होगा? +1 होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास सेकेंड ग्रुप के, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट ग्रुप अगर मैंने यहाँ जैसे रुबीडियम मेंशन नहीं किया, सीजियम मेंशन नहीं किया, कभी आ जाता तो हमेशा और हमेशा उनके ऊपर +1 चार्ज होगा, वो वेरिएबल नहीं होते। सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेकेंड ग्रुप हमारे पास जो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम अगेन रेडियो एक्टिव है, तो इन सभी के ऊपर +2 चार्ज होगा, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे स्ट्रोंशियम हो, चाहे बेरियम हो। जैसे यहाँ हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, तो आप देखो +2 चार्ज आया है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये दो तो आपको इस तरीके से याद रखने ही रखने हैं। मैं यहाँ पे आपको कह रही थी कि जैसे यहां पर है हमारे पास कि यहां कॉपर इस वाले में भी आया, देखिए कॉपर हमारे पास मोनोवेलेंट भी आया, कॉपर हमारे पास बाईवेलेंट भी आया। ठीक है, इसी तरीके से फेरस हमारे पास 2 पॉजिटिव भी आ रहा है, फेरस हमारे पास 3 पॉजिटिव भी आ रहा है। ठीक, प्लम्बस भी हमारे पास, ये जो लेड है 2 पॉजिटिव भी है और लेड जो है 4 पॉजिटिव भी है। इसी तरह हमारे पास स्टेनस और स्टैनिक भी है, ये वाला भी है। तो एक्चुअल में ये एलिमेंट्स कैसे हैं? ये जो एलिमेंट है इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अब आप कहोगे कंपाउंड बनाते हुए मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे +1 यूज करना है या +2 यूज करना है? तो कंपाउंड में आपको गिवन होगा वहां पर कि इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉपर और ब्रैकेट में रोमन में 1। अगर कॉपर के साथ रोमन में 1 लिखा जाए, इसका मतलब आप कॉपर प्लस यूज करोगे, या फिर आपके पास क्या आ जाए, अस वर्ड आ जाए। देखिए अस और इक का मैं डिफरेंस समझा देती हूं। अगर 2 एलिमेंट्स की वैलेंसीज जो है वो, मतलब एक एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट है, तो मान लो एक +1 भी है +2 भी है, तो जो कम वाली वैलेंसी है उसको अस कहा जाता है और जो ज्यादा वाली वैलेंसी है उसे इक कहा जाता है। जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो ज्यादा वाले को इक कहा आपने। फेरस कम वाला 2 पॉजिटिव वाला, इसमें कम है, +1 एग्जिस्ट नहीं करता ये, फेरिक। ठीक है, स्टेनस 2 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव इसकी स्टेबल फॉर्म्स हैं आयंस की, तो यहां स्टैनिक ज्यादा वाले को इक कह दिया। प्लम्बस तो प्लम्बिक, मर्क्यूरस अस वर्ड कहां लगेगा, कम वाले के लिए लगेगा, लेसर वाले के लिए लगेगा, ये कम के लिए है और ये ज्यादा के लिए है। ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है। यानी मुझे अगर ये पता है कि कॉपर की 2 वैलेंसीज होती है +1 एंड +2 और मेरे पास आ जाए क्यूप्रिक वर्ड आ जाए, तो क्यूप्रिक वर्ड आया है तो मुझे पता है कि यहाँ कॉपर की वैलेंसी मुझे 2 यूज करनी है। अदरवाइज आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर जैसे इसमें क्या है, ये कॉपर और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, रोमन में 2। इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्जेंटिक में इक आ गया, इसका मतलब ज्यादा वैलेंसी वाला, और या फिर क्या आएगा यहाँ पर सिल्वर और यहाँ पर +2, यानी रोमन में लिखा आएगा। जो ब्रैकेट में रोमन में लिखा हुआ है इसका मतलब वो उसकी वैलेंसी है। यहां पर भी इसी तरीके से फेरस यानी आयरन और आयरन की ब्रैकेट में 2, इस तरीके से यहां पर भी ऐसे ही होगा, यहां पर भी ऐसे ही होगा। तो आई होप कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। स्टैनस क्यों यूज करते हैं, अस वर्ड कम वैलेंसी के लिए यूज करते हैं, इक वर्ड जो है हम ज्यादा वैलेंसी के लिए यूज करते हैं। तो कम से कम इतने पॉजिटिव रेडिकल्स आपको याद करने हैं। इन पॉजिटिव रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं, और इनको हम बेसिक रेडिकल्स भी कहते हैं। इसको आप पॉजिटिव रेडिकल्स कह सकते हो, कैटायंस कह सकते हो और बेसिक रेडिकल्स भी कह सकते हो। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव रेडिकल्स की। अभी हमने बात की थी पॉजिटिव रेडिकल्स की, अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रेडिकल यानी एसिडिक रेडिकल्स की।
तो यहाँ मैंने कुछ एक मेंशन कर दिए, मैं इनके फॉर्मूले विद सिंबल जो है इनके चार्जेस मेंशन कर देती हूँ, फिर हम बनाएंगे केमिकल फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास मोनोवेलेंट, अब ये क्या है, एनायन है, बाईवेलेंट एनायन है, ट्राईवेलेंट एनायन है, टेट्रावेलेंट है, जैसे कि हमने पॉजिटिव रेडिकल्स में किया था। तो यहाँ पर हमारे पास है फ्लोराइड, फ्लोराइड का मतलब F नेगेटिव, ठीक है। क्लोराइड का मतलब Cl नेगेटिव, आप सर्कल करके भी बता सकते हो और इस तरीके से भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्राइड, अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो H पॉजिटिव और अगर हाइड्राइड आता है तो H नेगेटिव। हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव और H नेगेटिव दोनों की टेंडेंसी रखता है, लेकिन हाइड्राइड कब बनता है, जब वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, वहां हाइड्रोजन जो है H नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ठीक है। नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट, अब बाइकार्बोनेट देखिए HCO3 नेगेटिव, एसीटेट आयन की अगर हम बात करें CH3COO नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट क्या आ गया, HSO4 नेगेटिव। अब यहां मैं एक दो चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोक्साइड को OH नेगेटिव कहते हैं, कई बार हम नेगेटिव चार्ज यहाँ भी लगा देते हैं, एक्चुअल में वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी चलता है वो। नाइट्राइट मेरे पास ये आ गया, नाइट्रेट ये आ गया, यहाँ आया बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट को हम और क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास आ जाए हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब भी इसका यही फॉर्मूला होगा। एसीटेट आयन कैसे बना है, एसीटेट आयन बना है एसिटिक एसिड से। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव, इसका हटाएंगे तो हमारे पास एसीटेट आयन आ जाएगा। CH3COO नेगेटिव, तो एसीटेट आयन आ गया। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब हम बाईवेलेंट की बात करते हैं, इसमें देखिए सभी के ऊपर -1 -1 -1 -1 का चार्ज आ रहा है। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट हमारे पास होता है SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड की अगर मैं बात करूं तो SO3 2 नेगेटिव। ये वर्ड याद रखना, 8 है तो SO4 2 नेगेटिव है, 8 है तो SO3 2 नेगेटिव है, सल्फाइड है तो S2 नेगेटिव है। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, देखो बेटा जहां भी थायो वर्ड लग जाए इसका मतलब क्या है कि मुझे सल्फर और ऐड कर, मतलब सल्फर, थायो इज रिलेटेड टू सल्फर, एजा वर्ड इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन। थायो वर्ड कहां लगता है, सल्फर के लिए लगता है, और एजा कहां लगा, नाइट्रोजन के लिए। एजा वर्ड जो है वो नाइट्रोजन के लिए हम यूज करते हैं। तो थायोसल्फेट, सल्फेट क्या था, SO4 2 नेगेटिव, यानी मैंने सल्फर और बढ़ा दिया, मैं इसको यहाँ व्यू इससे S2O3 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, थायोसल्फेट, क्योंकि सल्फर बढ़ गया, सल्फर बढ़ा, एक ऑक्सीजन, सल्फेट में SO4 था, यहाँ SO3 आ गया और एक सल्फर बढ़ गया। जिंकेट आयन क्या होता है, ZnO2 2 नेगेटिव, जिंकेट आयन, इसे भी आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि 10th में सोडियम जिंकेट से हमारा एक केमिकल फॉर्मूला बनेगा रिएक्शन के साथ, वहां ये यूज होगा। ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव। डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमियम है ये, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। कार्बोनेट आयन की अगर हम बात करें तो CO3 2 नेगेटिव आ गया। सिलिकेट क्या होता है, SiO3 और यहां पर 2 नेगेटिव आ गया। अगर हम डाइक्रोमेट की जगह क्रोमेट भी अगर मैं यहां पे आपको मेंशन कर दूं कि कई बार क्रोमेट वर्ड यूज हो जाता है, क्रोमेट, तो मेरे पास क्रोमेट में क्या आ गया, जैसे CrO4 2 नेगेटिव, Cr2 है तो डाइक्रोमेट, और अगर Cr है तो CrO4 2 नेगेटिव आ गया, तो मेरे पास वो क्रोमेट आयन बन जाता है। इसी तरीके से इस वाले में मैं एक दो और ऐड कर देती हूँ, पता नहीं नीचे विजिबल होगा कि नहीं। यहाँ पर मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जैसे 11 तक तो हमने लिख ही लिए थे, मैं 12 नंबर पे, आप ये यहां से नोट करना, मोनोवेलेंट में परमैग्नेट, परमैग्नेट, परमैग्नेट होता है MnO4 नेगेटिव,
परमैग्नेट क्या आ गया हमारे पास, MnO4 नेगेटिव। इसी तरीके से मैं इसमें मेंशन कर सकती हूं मैग्नेट। यहां पर अगर परमैग्नेट आए, मैग्नेट आ जाए तो क्या करेंगे हम, मैग्नेट जो है वो होता है MnO4 2 नेगेटिव। ये मेरे पास बाईवेलेंट में आ गया, ये मेरे पास मोनोवेलेंट में आया। पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव को कहते हैं। तो यहां मैं 12 यहां मेंशन कर रही हूं, अगर विजिबल हो तो आप यहां से नोट कर लेना, अदरवाइज वहां से। पर मैग्नेट ये भी मैं एक मेंशन कर रही हूं, मेरे ख्याल से मे भी विजिबल ना हो, तो ये मेरे पास क्या आया, MnO4 नेगेटिव। तो यहां मैंने इसीलिए लिख दिया कि हो सकता है वहां विजिबिलिटी ना हो। अब यहां हम बात करें, ये मैंने आपके पास बाईवेलेंट आयन लिख दिया, और भी आयन्स हैं लेकिन मैंने मैक्सिमम यहां आपको समझाने की कोशिश की है। नाइट्राइड, तो नाइट्राइड मेरे पास नाइट्रोजन का 3 नेगेटिव, ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट एनायन है, N3 नेगेटिव। फॉस्फाइड P3 नेगेटिव। फॉस्फाइट, तो फॉस्फाइट क्या आएगा, PO3 3 नेगेटिव। ये मेरे पास फॉस्फाइट आ गया। फॉस्फेट है तो क्या आएगा, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट। बोरेट क्या होगा, तो बोरेट हमारे पास क्या आएगा, BO3 3 नेगेटिव। आर्सेनेट क्या आएगा, ASO4 3 नेगेटिव। ये आ गया मेरे पास। नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड तो P3 नेगेटिव, फॉस्फाइट का मतलब PO3 3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, बोरेट इज BO3 3 नेगेटिव, आर्सेनेट ASO4 3 नेगेटिव। अब ये जितने सिंगल वाले मोनो एटॉमिक हैं ये तो हमारे सिंपल रेडिकल्स कहलाते हैं, और ये जितने एक से ज्यादा एटम वाले हैं, ये एक से ज्यादा एटम वाले क्या कहलाते हैं, कंपाउंड रेडिकल कहलाते हैं। या फिर इनको क्या कहा जाता है, जैसे ये तो क्या आ गया हमारे पास, इसको कहीं 3 नेगेटिव देख के आप इसे कंपाउंड रेडिकल मत कह देना, ये क्या है, मोनो एटॉमिक रेडिकल है, यानी सिंपल रेडिकल है। ये पॉली एटॉमिक रेडिकल्स आ गए हमारे पास। और कार्बाइड जो है वो C4 नेगेटिव का कार्बाइड आयन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां मैंने ये सारे मेंशन कर दिए, मैं एक बार साइड में हो जाती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट बेटा आप आराम से ले सकते हो इसका। फिर अब हम बात करेंगे, हमने कैटाइंस भी कर लिए, हमने एनाइंस भी कर लिए, अब हम करेंगे केमिकल फॉर्मूला मेकिंग, कि हम किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 9th क्लास का, क्योंकि जिस स्टूडेंट को केमिकल फॉर्मूला बनाने नहीं आएंगे, 10th की केमिस्ट्री, 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, जो आपका मूल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी फॉर्मूले आते हैं, और फॉर्मूले से रिलेटेड आपको सॉल्व करना होता है। जो नहीं कर पाएगा उसे, जिसे फॉर्मूला ही जिसने गलत लिखा उसकी बैलेंसिंग गलत होगी, स्टोइकियोमेट्री अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, केमिकल फॉर्मूला बनाते हुए मैं पहले वैसे बेसिक्स आपको बता रही हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी, जितने भी 4, 6, 10 जितने भी होंगे। लेकिन केमिकल फॉर्मूला वही स्टूडेंट बना सकता है जिसे कैटायन और एनायन का ये दोनों टेबल जो मैंने डिस्कस किए ये याद हो। तो हमें क्या करना है, हमें जो कैटायन पार्ट है यानी जो पॉजिटिव पार्ट है उसे तो लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ को, और जो हमारा एनाइनिक पार्ट है, ठीक है, यानी जो नेगेटिव पार्ट है उसे मुझे लिखना है राइट हैंड साइड को। मतलब ऐसा नहीं कि एक यहां लिख दिया एक यहां लिख दिया, लेकिन कैटायन को इधर लिखना है और एनायन को यहां लिखना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उसकी वैलेंसीज को मेंशन करना है। मैंने कैटायन एनायन लिख दिया, उसकी वैलेंसी यानी उसके ऊपर जो चार्ज है वो हम मेंशन करेंगे, इसका भी चार्ज मेंशन कर लेंगे, और उन चार्जेस को हम क्रॉस कर देंगे। अभी मैं एग्जांपल लूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। कैटायन का चार्ज एनायन की तरफ, एनायन का चार्ज कैटायन की तरफ चला जाएगा। मान लीजिए कि कहीं पर दोनों के पास सेम चार्जेस आ रहे हैं, एक तरफ +3 आ रहा है, एक तरफ -3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेशो निकाल लेते हैं इसकी 1:1। तो यानी आप ये कह सकते हो कि हमने कॉमन ले लिया, कॉमन फैक्टर है, हमने इसे कैंसिल कर दिया, दे अट्रैक्ट ईच अदर इक्वली, तो इसलिए 1:1 की तरह ही उसको लिखते हैं। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है हमारे पास। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। तो अभी मैं कुछ एक एग्जांपल्स ले रही हूं, जैसे
मान लो मेरे पास पूछा जाता है, मैं पहला एग्जांपल लेके चल रही हूं कि पोटेशियम नाइट्रेट। अब बेटा स्पेस वैसे तो कम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह थी, अगर मैं एनायन को कम करती तो कुछ एक एग्जांपल्स रह जाते, इसलिए केटायन पहले मैंने लिख दिया है। आप उसके साथ और फिर ये एनायनिक टेबल को याद करके फिर आप लिखोगे इसको। पोटेशियम नाइट्रेट कहा गया है मुझे, तो मैं क्या करूं, मुझे कैसे पता चलेगा क्या फॉर्मूला लिखना है? तो पहले मैंने पोटेशियम लिखा, पोटेशियम मुझे पता है के सिंबल होता है। नाइट्रेट अभी हमने बताया, नाइट्रेट का सिंबल NO3 नेगेटिव है। अब मैंने क्या कहा, आपने केटायन को लिख लिया, एनायन को इधर लिखा। अब इसकी वैलेंसी लिखनी है, यहाँ +1 और यहाँ आ गया -1, क्योंकि दोनों तरफ 1 है तो इक्वली है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हम लगाते ही नहीं है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, KNO3, कोई डाउट नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से और मैं एग्जांपल लूं अगर, तो मान लीजिए मेरे पास फॉर्मूला आया सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट के लिए मैंने सोडियम लिखा Na, सल्फेट के लिए अभी मैंने आपको सिंबल बताया SO4 2 नेगेटिव, ये रहा SO4 2 नेगेटिव। मैंने सोडियम का +1, यहाँ ये -2, अब क्या होगा, इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ, लेकिन सिर पे नहीं जाएगी, पैर में आएगी। क्या होगा ये बनेगा Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे अगला एग्जांपल मैं ले रही हूं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम मैंने लिख दिया, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3 नेगेटिव, ये +1 ये -1। तो क्या होगा, अगर ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, NaHCO3, जिसे आप क्या कहते हो, इसे आप बेकिंग सोडा कहते हो, बेकिंग सोडा। अब हम कॉमन वाले भी कर लेते हैं, मान लो दोनों में सेम आ रहा हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास आया एल्यूमिनियम। अब एक हम और कर लेते हैं, एक सिंपल आयन और कंपाउंड, सिंपल केटायन और कंपाउंड एनायन हो तो किस तरीके से लिखना है हमें, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाए मेरे पास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करना है, एल्यूमिनियम को मैंने लिखा यहां पर, जैसे एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, हाइड्रोक्साइड अभी मैंने आपको बताया OH है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोक्साइड का चार्ज जो है वो -1 है। अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्रॉस करके क्या आएगा, अब कई स्टूडेंट इसको किस तरीके से लिखते हैं, कई इसको इस तरीके से लिख देंगे AlOH3। भाई ये 3 जो है वो इसके पैर में आ गया, ये गलत है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो आपका आयन है ये पॉलीएटॉमिक है, यानी एक से ज्यादा एटम है। यहाँ H3, यहाँ इससे क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन 3 है, जबकि ये 3 तो दोनों के पैर में आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आना चाहिए, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि AlOH3। तो जहां पर भी आपके पास कंपाउंड आयन आ जाए या फिर पॉलीएटॉमिक आयन आ जाए, तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे और फिर ब्रैकेट लगा के आप दूसरी वाली वैलेंसी को लिखोगे। और एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ कार्बाइड आयन किया है, तो कार्बाइड आयन के लिए कर लेते हैं हम, जो भी एग्जांपल नंबर 5 है 4 है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये प्रिपरेशन मेथड्स में इस्तेमाल किया जाएगा 10th क्लास में। तो मैं जो मोस्टली पूछे गए हैं कंपाउंड्स उनके बारे में बता रही हूँ। एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम क्या है हमें पता है, एल्यूमिनियम इज Al और कार्बाइड इज C। +3 -4, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये Al4C3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट आ जाए, अगर कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का सिंबल है Ca। फॉस्फेट अभी मैंने आपको बताया
4 3 नेगेटिव, ये +2, ये -3, ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा। आपको पता है ये पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, Ca3PO4 2, ये आ गया मेरे पास। कैल्शियम की वैलेंसी इस पूरे के, तो हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। ये क्या होता है, ये टूथ इनेमल में पाया जाता है, ये टूथ इनेमल में पाया जाता है। व्हाइटिश पार्ट, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये जो व्हाइटिश पार्ट जो दांत का दिखाई दे रहा है, जिसे आप क्राउन कहते हो, उसे टूथ इनेमल कहते हैं। वो किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। तो ये भी हो गया आपके पास। अब एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन फैक्टर का, रब कर दे इसे। कॉमन फैक्टर का एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करना। अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला आपसे ना बने तो आप मेरे पास जरूर उसे कमेंट बॉक्स में भेज देना। जो भी आपका डाउट हो मैं उसको क्लियर करूंगी। तो मेरे पास जैसे आ गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम Al, फॉस्फेट इज PO4, ये +3, ये -3। तो क्या किया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब कैसे जाएगा, क्योंकि दोनों ही कॉमन फैक्टर्स हैं तो रेशो क्या आ गई, 1:1 आ गई। इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, AlPO4। इस तरीके से हम फॉर्मूले को लिखेंगे। अच्छा, एक दो प्रैक्टिस हम उसकी भी कर लेते हैं। जैसे क्यूप्रिक वर्ड आ गया, क्यूप्रस वर्ड आ गया, फेरिक आ गया, फेरस आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे। अब जैसे मेरे पास है, मुझसे पूछा जाए, ये क्लियर हो गया आपको, ये 1:1 आ गया क्योंकि कॉमन फैक्टर था। तो मुझे अगर दिया जाए कि फेरस ऑक्साइड, एक मुझे दे दिया गया फेरस ऑक्साइड और एक मुझे दिया गया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो मैं कैसे फॉर्मूला लिखूं। मैंने आपको क्या कहा था, अस जो है वो कम वैलेंसी वाले के साथ लगता है। जब आप टेबल को याद कर लोगे, कैटायनिक टेबल को, तो आपको पता चलेगा कि आयरन 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ज्यादा वाला इक है और कम वाला अस है। तो इसका मतलब यहाँ जो फेरस वर्ड लगा है, यहाँ ये Fe2 पॉजिटिव है। ऑक्साइड आपको पता है, ऑक्साइड आपने यहाँ पर ये रहा O2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव आ गया। अब यहाँ फेरिक ऑक्साइड है तो आयरन आया, आयरन इक है इसलिए ज्यादा वाली वैलेंसी का ये आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है -2 है, तो ये क्योंकि कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, FeO। इसी तरीके से ये क्या बनेगा, ये क्योंकि कॉमन नहीं है तो क्रॉस हो जाएंगे, Fe2O3। दिस इज फेरिक ऑक्साइड। जो रस्ट फॉर्मेशन में आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला जो बनता है Fe2O3 बनता है। ये क्या है, फेरस है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब जैसे क्यूप्रस आ जाए, क्यूप्रिक क्लोराइड आ जाए कि मुझे क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला लिख के बताओ, तो क्यूप्रिक क्लोराइड क्या आएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। अब मुझे पता है कि जो कॉपर है, कॉपर की 2 वैलेंसीज हैं, मैंने ये याद कर लिया है, कॉपर +1, कॉपर +2। क्यूप्रिक एक कब लगता है, ज्यादा वाले में, यानी कॉपर, ये विजिबल नहीं होता है, कॉपर +2 वाली स्टेट में है और क्लोराइड इज -1, यहां मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा आपके पास, CuCl2। तो CuCl2 इज क्यूप्रिक क्लोराइड। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप लिख सकते हो। जैसे मैं सोडियम जिंकेट, क्योंकि हमें पढ़ना है इसे, सोडियम जिंकेट भी एक बार एग्जांपल ले लेती हूँ। वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए, अदरवाइज आप जितने भी आपके बुक्स में हो फॉर्मूले आप उनकी प्रैक्टिस करो और मेरे पास अपना डाउट जरूर सेंड करना बेटा। सोडियम मेरे पास ये है जिंकेट ZnO2, ये आ गया +1, ZnO2 2 नेगेटिव है ये, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2ZnO2। तो ये मेरे पास सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बनेगा। और भी आप बाकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और फिर वही बात आती है, और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, तो टाइम की लिमिट ना देखते हुए मैं 1-2 केसेस और करवा देती हूँ इसमें। जैसे बहुत बार पूछा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, आप पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट चैप्टर से, पोटेशियम पर मैग्नेट के हमने क्रिस्टल्स लिए। तो
तो पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट आ जाए और पोटेशियम, मैं पोटेशियम को शॉर्ट लिख रही हूं, आप मत लिखना, मैग्नेट आ जाए, तो क्या फर्क रहेगा? पोटेशियम इज के, पर मैग्नेट को मैंने आपको क्या बताया था? MnO4 नेगेटिव, यहां पे करके लिखा था, ठीक है। और ये नेगेटिव यहां जाएगा -1, ये +1, तो आपको पता है दोनों एक जैसे हैं, तो क्या आ जाएगा? KMnO4। यहां पोटेशियम मैग्नेट है, तो पोटेशियम इज के, मैग्नेट क्या बताया मैंने आपको? MnO4 2 नेगेटिव, तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ये इसके पैर में, क्योंकि डिफरेंट वैलेंसीज है तो पैर में चली जाएगी। K2MnO4 इज पोटेशियम मैग्नेट, और पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए मेरे पास KMnO4 फॉर्मूला आएगा। और देखो K2MnO4 किसका फॉर्मूला आ गया? पोटेशियम मैग्नेट का। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपने इनके फॉर्मूले जो है वो याद कर रखे हो। एनटीएससी में भी एक फॉर्मूला आया था, मैं वो भी आपको करवा दूं। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला जो है उससे रिलेटेड मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल आया था, पर अगर जिसे फॉर्मूला पता नहीं था वो नहीं कर सकता था। मैग्नीशियम नाइट्राइड, और एक केस और हम कर लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है। मैग्नीशियम इज Mg है, नाइट्राइड आप देखोगे तो 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, ये +2, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है अरे यहाँ +2 यहाँ -3 लिखा था, ये ऊपर चार्जेस क्यों नहीं लिख रहे? और कई ऊपर चार्जेस भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर और न्यूट्रलिटी लेके आते हैं, इसलिए हम इसको फॉर्मूले में नहीं लिखते। Mg के पास क्या आ जाएगा? 3, और नाइट्रोजन के पास मैग्नीशियम वाली वैलेंसी आ जाएगी Mg3N2। मैग्नीशियम को जब एयर में सिर्फ नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में भी, तो जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इसका, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये पोटेशियम का सिंबल आ गया, डाइक्रोमेटेड Cr2O7, ये +1 आ गया, ये -2 आ गया, ये इसके पैर में जाएगा, ये इसके पैर में जाएगा। और अगर फॉर्मूला हम लिखें तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? K2Cr2O7, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई है। काफी एग्जांपल्स मैंने करवा दिए और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब कहने का है कि अगर आप ये टेबल्स याद कर लेते हो तो आप बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले बहुत आसानी से बना सकते हो। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में वो मुझे भेज सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।